त्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हम लोग कल की कक्षा में लग्न साधन का उदाहरण का विशेष करके अयनांश विचार, अयनांश मतलब गोल संधि का चलन, गोल संधि कहने से नाड़ी एवं क्रांति वृत्त का संपात, जो सृष्टि आरंभ काल में गोल संधि विद्यमान था, वर्तमान समय में वह गोल संधि धीरे धीरे 24 अंश तक चला गया है आगे। इसीलिए एक सायन संक्रांति और दूसरा निरेण संक्रांति, जो कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप में 21 मार्च को सायन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, यह जानते हैं। और निरेण सूर्य क्या है ना, जो 14 अप्रैल को हम लोग संक्रांति मनाते हैं, मेष संक्रांति। तो एक दो संक्रांति, मेष का, वृष का, मिथुन का, 12 राशियों की जो संक्रमण है सूर्य का, एक सायन सूर्य का संक्रमण और दूसरा निरेण सूर्य का संक्रमण। तो सायन संक्रांति, निरेण संक्रांति, इन दोनों का अंतर को अयनांश कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 21 मार्च, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम लोग पणा संक्रांति व मेष संक्रांति, निरेण मेष संक्रांति मनाते हैं। पर्व के व पुण्य काल में, संक्रांति के पुण्य काल में व्रत, जप, दान, पूजन इत्यादि करते हैं। लेकिन वह जो निरेण संक्रांति सायन संक्रांति के रूप में हम लोगों को प्राप्त कब होता है ना, 21 मार्च को पहले से प्राप्त हो जाता है। इसलिए 21 मार्च से 14 अप्रैल, 21 मार्च सायन मेष संक्रांति, 14 अप्रैल निरेण मेष संक्रांति, दो विषुवत दिन है। एक निरेण विषुवत दिन और दूसरा सायन विषुवत दिन। उन दोनों की अंतर को अयनांश कहा जाता है। इष्टकाल अयनांश एवं पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, इष्टकाल हमारा कितना था, 26 घटी। दिन के 4:40 में शिशु का जन्म था, इसीलिए इष्टकाल सूर्योदय, जन्म समय से सूर्योदय को घटा के 2.5 गुना करने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था ना, इष्टकाल प्राप्त हुआ था। पूर्व कक्षा में आप लोग उदाहरण किए हैं, इष्टकाल हमारा 26 घटी 0 पल है। और अयनांश हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ था, अयनांश थोड़ा सा बोल दीजिए, 24 अंश कितना कला, कल की अयनांश कितना था, अरे 24 अंश 13 कला 44 मिकला। उसके बाद हम लोगों को सूर्य स्पष्ट चाहिए था, जो सूर्य स्पष्ट पूर्व कक्षा में आप लोग बनाए थे। सूर्य स्पष्ट से, सूर्य स्पष्ट हम लोग कैसे बनाते हैं ना, ग्रह गति को इष्टकाल में गुणा करते हैं। ग्रह गति, सूर्य का गति, आप लोग पूर्व कक्षा में सूर्य गति कितना था, थोड़ा सा बोल दीजिए। 1 अंश 1 विकला। हाँ, 1 अंश 1 विकला, सही कह रहे हैं। 1 अंश 1 विकला मतलब 60, हाँ 61 कला। और 1 अंश 1 विकला, 1 अंश 1 कला, 1 अंश, ओहो 0 विकला, विकला कुछ नहीं है, एक, तभी 61 कला 0 विकला। अरे आपका इष्टकाल था 24 घटी और इसको भाग देना है 60 में, क्योंकि एक अहोरात्र मान जो होता है वो 60 होता है। इसलिए यहाँ चालन फल भी लगभग वही 26 के आसपास आएगा, क्योंकि 61 कला और इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा।
26 26, चालन फल कितना है 26 26, 26 कला 26 विकला। ये ग्रह गति जो है वो सूर्य की गति कला विकला में होने के कारण हम लोगों को यह आंसर क्या प्राप्त होता है ना, कला विकला में प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, चालन फल। सबको पता होगा, पहले से हम लोग पढ़े हैं ये हम चालन फल, ये सूर्य की गति। इस चालन फल को पंक्तिस्थ सूर्य में प्लस कर देना है, क्योंकि सूर्य कभी वक्री नहीं होती है, नहीं होता है। यदि कोई ग्रह वक्री होता है तभी हम लोग माइनस करते हैं, यदि ग्रह मार्गी है तभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लस ही करना चाहिए। और सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं। चलिए, तो सूर्य पंक्तिस्थ सूर्य, कल की तारीख जो था वो 18 तारीख था, नहीं 18 तारीख का सूर्य, 18/2/2026 का जो सूर्य है, सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट कितना था, 10 अंश 5 कला 10 राशि 10 राशि 5 अंश 10 राशि 5 अंश 9 कला, विकला कितना है 0 विकला, ऐसे है। वाह, सही कह रहे हैं, देख लेना है सही से। और कला के स्थान में हम लोग कला विकला के स्थान में विकला को लिखते हुए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 26 का 26, ये 5 35, 5 अंश 10 राशि, ये हाँ, ये स्पष्ट सूर्य हो गया। ये क्या स्पष्ट सूर्य किस समय का ना, शिशु के जन्म समय का हम लोगों को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 10 राशि 5 अंश 35 कला 26 विकला हमारा क्या हो गया, स्पष्ट सूर्य। इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें ना, स्वदेशीय राष्ट्रोदयमान में। इसमें स्वदेशीय राष्ट्रोदयमान, क्योंकि सबसे जरूरत बिंदु जो होता है वो 4 बिंदु, एक इष्टकाल, दूसरा अयनांश, तीसरा स्पष्ट सूर्य, जन्म समय कालिक स्पष्ट सूर्य, उसके बाद चौथा जो है वो स्वदेशीय राष्ट्रोदयमान। और स्वदेशीय राष्ट्रोदयमान निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए ना, लंकोदयमान का ज्ञान होना चाहिए। लंकोदय क्या है ना, निरक्ष देश वासियों के लिए, जो निरक्ष देशवासी है उनका नाड़ी वृत्त धरा तलगो देश निरक्ष देश, यहाँ अक्षांश क्या है, शून्य है। और हम लोग जानते हैं भारत के नीचे श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे समुद्र के अंदर अभी छुपा हुआ है लंका, जो रावण का पुरी। और श्रीलंका की अक्षांश आप लोग देखेंगे तो 6 डिग्री का है, और 6 डिग्री से नीचे हम लोग चले जाएंगे तो वहां की अक्षांश कितना है, शून्य है लंका की। भारत का निरक्ष देश जो है वो लंका है। इसलिए प्राचीन काल में, प्राचीन सिद्धांत में बताया गया है लंका भारत की निरक्ष देश है। इसका अर्थ हमारे भारत को होते हुए जो यम्योत्तर वृत्त, सोच लीजिए ये हमारे भारत का मानचित्र है, और यहाँ निरक्ष, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी नाड़ीवृत्त धरातलग देश व निरक्ष देश यहाँ विद्यमान है, जहाँ समुद्र है अभी वर्तमान हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ छोटा सा ऐसे श्रीलंका है। इस याम्योत्तर उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को होते हुए जो रेखा चला जाए और इस शून्य अक्षांश रेखा के ऊपर यहाँ जो लगे, यही स्थान क्या हो जाता है, प्रत्येक देश की निरक्ष देश। इस तरह हम लोग ज्ञान करते हैं।
तो हमारा जो भारत का निरक्ष देश है उसका नाम क्या है? लंका। उस लंका का निरक्ष देश का जो राशियों की उदयमान होता है वो स्थिर होता है। राशियों की उदयमान क्या होता है? स्थिर होता है, क्योंकि शून्य अक्षांश है इसीलिए स्थिर है। और साक्ष्य देश में, साक्ष्य इत्युक्ते अक्षांश युक्त देश में, हम लोग साक्ष्य देशवासी है। जैसे मैं पुरी में हूं, पुरी का अक्षांश जो है वो 19 डिग्री 48 कला है। जो जहां रह रहा है उसका अक्षांश भिन्न भिन्न है। उसी के अनुसार क्या होगा, हम लोगों को स्वदेशीय राशि उदयमान का साधन करना पड़ेगा। इस कारण से स्वदेशीय राशि उदयमान निकालने के लिए हम लोगों को आधार लेना है किसका? ना लंका का उदयमान का आधार लेना है। इसीलिए कल की कक्षा में हम लोग पढ़े थे लंकोदयमान मेष का कितना था? 278 और वृष का 299, मिथुन का 323। ये 3 लंकोदयमान के उसको उल्टा पुल्टा के 12 राशियों का लंकोदयमान हम उसका जानकारी क्रमोत्क्रमेण लंकोदयमानानि स्युः, इस तरह श्लोक बताया जाता है। लंकोदया विघटिका गजभानि गोंक रसास्त्रिपक्ष दहना क्रमवत् क्रमस्थाः, क्रम उत्क्रम करके श्लोक कहते हैं। इसमें स्वदेशीय राशि उदयमान कैसे निकालते हैं? ना चरखंड का संस्कार करते हुए। चरखंड कैसे निकालते हैं? ना पलभा से। पलभा से कैसे? कौन सा श्लोक है? में पलभा तो मेषादिगेशा ये नभाग सूर्ये दीनार्धवा या पलभा भवेसा त्रिष्ठा हतास्युर दशभिर भुजंगी दिग्भिश्चरार्धाने गुणोद्धृतान्त्या। एक श्लोक है, आप लोगों को याद करना चाहिए। क्या कहते हैं? त्रिष्ठा, 3 स्थान में पलभा को हम लोग रख लेते हैं। जैसे कि कल हम लोग पूरी का पलभा का जानकारी लिए थे, 419 हम लोगों को प्राप्त हुआ था। मोटा मोटा लेते हैं, 419 हम लोगों को प्राप्त हुआ था। त्रिष्ठा हतास्युर मतलब 3 स्थान में, त्रिष्ठा मतलब 3 स्थान में ही स्थापित कर लेना है। तो पलभा को 3 स्थान में स्थापित करेंगे तो 419 419 3 स्थान में स्थापित हो गया। हतास्युर, हता मतलब गुणा करना है। स्युः बहुवचन का प्रयोग है, विधृंग लकार का, ये बहुवचन है। किसमें? ना त्रिष्ठा हतास्युर दिग्भिर, हतास्युर दिग्भिर भुजंगी गुणाधृतान्त्या। 10 से गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, उसके बाद 10 से गुणा करके 3 से भाग देना है। त्रिष्ठा हतास्युर दशभिर भुजंगी दिग्भिश्चरार्धानि गण गुण उद्धृत्य, उद्धृत्य मतलब भाग देने से। ठीक है, तो इसको आप लोग हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। कैसे? ना आप लोगों के पास, सभी के पास हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर है। कल ये पढ़ा दिए थे क्या? नहीं पढ़ाए? निकल 4 डी में से 19 इंटू 10, तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा कितना? 43। 10 प्राप्त होगा। आप केवल 43 ही रखिए, 10 को छोड़ दीजिए। जो आधे से अधिक हो तभी ग्रहण करना है, आधे से कम को छोड़ देना है। ये हमेशा पलात्मक मान मिलेगा। ये क्या मिलेगा? पलात्मक मान मिलेगा। यहां जो 278, 299 और 323, ये कौन से मान है? ये कौन से मान है? पलात्मक मान है। ठीक है, ये कौन सा? ना पलात्मक मान ही हम लोगों को प्राप्त होता है। इसीलिए यहां जो चरखंड हम लोगों को मिल रहा है यह भी पलात्मक में। क्यों 10 में गुणा करते हैं? क्यों 8 में गुणा करते हैं? क्यों 10 में गुणा करके 3 से भाग देते हैं?
उस सिद्धांत को समझने के लिए आपको सिद्धांत ज्योतिष को भी समझना पड़ेगा, कैसे नाड़ी वृत्त में ध्रुव प्रोत वृत्त की अंतर से पता चलता है। वो दूजा चापांश कई सारे बात है, उसको सिद्धांत पक्ष में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बात गोलीय क्षेत्रों को आप लोगों को समझना चाहिए। यदि किसी को जरूरत है, मेरे YouTube चैनल में भी मैं ये लंकोदयमान से क्यों राशियोदयमान की सिद्धांत जो है उसका चित्र के साथ पूरा समझाया हूं, उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी के कक्षा में हम लोग उसके अंदर क्यों के कारण क्यों 10 में गुणा करते हैं, कि किसी के मन में जिज्ञासा हो सकता है, ये 278 क्यों है, 299 क्यों है, 323 क्यों है। वो क्यों का कारण हम लोगों को सैद्धांतिक सिद्धांत ज्योतिष के त्रैराशिक अनुपात के पक्ष में जाना पड़ेगा। अभी छोड़ दीजिए। जैसे आप 8 में गुणा करेंगे तो कितना, 8 में गुणा करेंगे तो 34 32 हो रहा है, इसीलिए इसको 35 कर लीजिए, 35 ले लीजिए। अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम। उसके बाद 10 से गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए, वही साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको 14 23 20 होगा, तो आप लोग 14 ही लीजिए। क्या लीजिए? 14 ही लीजिए। 3 चरखंड हम लोगों को प्राप्त हो गया। इसको क्या नाम देते हैं ना, चरखंड नाम देते हैं। ये चरखंड क्या है, चरखंड की ज्या कुज्या, वो सिद्धांत के पक्ष में हम लोगों को नहीं जाना है, बार बार कह रहा हूं, देंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत गोलीय क्षेत्र होता है। ये लग्न साधन से लेके हर ग्रह स्पष्ट में गोलीय सिद्धांत को समझना चाहिए। जो संवत्सरी छात्र होगा, मतलब 1 संवत्सर तक गुरु के पास रहते हुए जो शिक्षा को ग्रहण करेगा, वो ही सिद्धांत ज्योतिष के आगे वाला विषय समझ सकता है। ठीक है। और 1 संवत्सर तक अध्ययन करने के लिए आप पी भारतम हो व किसी भी गोल परिभाषा हो, गोल परिभाषा सबसे बड़ा चीज होता है सिद्धांत ज्योतिष में, तो एक बेसिक होता है। संपूर्ण गोल परिभाषा को आपको समझना चाहिए। और सूर्य सिद्धांत एक सिद्धांत ज्योतिष के ऐसा ग्रंथ है जो उसमें अनुष्टुप छंद में अच्छे अच्छे सरल श्लोक बताया गया है। मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार इत्यादि आप समझ सकते हैं, तो बात की बात है। चलिए, 3 चरखंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चरखंड प्राप्त होने के बाद 1 2 3, ये तीनों को, इन तीनों में संस्कार करना है। वो कहते हैं क्या, न लंकोदया विघटिका गजभानि गोंका दशास्त्रे पक्ष दहना क्रमगोत क्रमस्था हीनान्विता। हीन मतलब घटाना है, माइनस। अन्वित, अन्वित का अर्थ क्या है, जोड़ना है, प्लस करना है। और क्रमग उत्क्रम, उत्क्रम कहने से उसको उल्टा देना है। 323, 299 और 278। मिथुन का जो मान होगा वो कर्क का होगा, वृष का जो है वो सिंह का है, और मेष का जो है वह कन्या का भी है। 6 राशि का हो जाएगा, तो इस 6 राशि को उल्टा देंगे तो 12 राशि का हो जाएगा। इसीलिए 6 राशि का ही हम लोगों को स्वदेशीय राशियोदयमान निकालना है। 3 स्थान में घटाए थे और 3 स्थान में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो प्रथम चरखंड कितना है ना, 43, द्वितीय 35, तृतीय 14, फिर से 14 35 43। आप लोग फटाफट करके बताइए, 278 में 43 घटा दीजिए, 235। अच्छा, ये 309, हाँ, ये 337, ठीक है, 337, ये 324, हाँ 34, 334। और ये क्या हो गया, 8 3,
31, हाँ 31, 31, 331। ये 21 ठीक है, ये क्या हो गया ना, स्वदेशीय राशियु उदयमान। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। उसके बाद कहते हैं श्लोक कुंडली विज्ञान में, अथवा आप ताजिक नीलकंठ कंठी उठा लीजिए, नहीं, प्रत्येक जो जन्म कुंडली निर्माण वाले ग्रंथ है उसमें, क्योंकि लग्न साधन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बड़ा लंग क्वेश्चन लग्न साधन का ही हमेशा आता है, प्राय लगभग लंग क्वेश्चन लग्न साधन में पूछा जाता है। या क्या कहते हैं, तात्कालिक सायनार्कस्य, सायन अर्कस्य तात्कालिक सायन अर्कस्य। तात्कालिक मतलब शिशु जन्म कालिक, तात्कालिक मतलब क्या है, शिशु का जन्म कालिक। शिशु जन्म कालिक अर्क मतलब सूर्य, सूर्य को सायन कर लेना है। सायन कैसे करेंगे ना, इनांश जोड़ दीजिए। तो स्पष्ट सूर्य में शिशु जन्म समय का जो स्पष्ट सूर्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है ना, 10 राशि 5 अंश 35 कला 26 विकला में क्या करेंगे, क्या करेंगे, अयनांश को जोड़ देना। जोड़ने से यह सूर्य क्या हो जाएगा, निर्ण से सायन में बदल जाएगा। यह सूर्य अभी क्या है, पंचांग से हम लोग जो सूर्य को उठाए हैं, सूर्योदय कालिक सूर्य से स्पष्ट जन्म समय कालिक सूर्य बनाए हैं, वह सूर्य क्या है, निर्ण सूर्य है। और उस निर्ण सूर्य को सायन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अयनांश जोड़ देते हैं। 24 अंश 13 कला, कितना विकला, अरे 44 विकला। ठीक है, क्या जोड़े ना, अयनांश। इसको सूत्र जैसा आप लोगों को लिख लेना है। कैसा, क्या लिखना है, स्पष्ट सूर्य प्लस अयनांश इजिकल टू सायन सूर्य। ये भुक्तांश होगा, इसीलिए इसको भुक्तांश के रूप में लिख लीजिए। क्या हो लिखेंगे, भुक्तांश, क्योंकि एक भुक्तांश हम लोगों को, दूसरा क्या, भोग्यांश। भुक्त प्रकार से लग्न साधन, भोग्य प्रकार से लग्न साधन, दो प्रकार, दो विधि होती है। ठीक है, अभी क्या है ना, हम लोग भुक्तांश ज्ञान किए, कैसे ना, अयनांश को जोड़ते हुए। 6 4 10 और 6 4 2 6, 6 होगा तो यहाँ 1 रखेंगे, 70 हो जाएगा। 70 होगा तो 10 रख के 60 से अधिक होने से 60 विकला मतलब एक कला, कला को बाएं तरफ ले आएंगे। 5 3 8 1 9 3 1 4, 24 5 29, और राशि तो 10 राशि का 10 राशि। ये अंश कला विकला सबसे प्रमुख बिंदु है, अंश कला विकला। अभी देखिए ये सायन सूर्य कितने अंश में पहुंच गया, 29 अंश। ये कौन से तारीख का है, 18 तारीख। इसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा दौड़ाइए, क्या समझ में आ रहा है। 10 राशि 29 अंश 49 कला 10 विकला, क्या है ये, कुंभ राशि में अभी है। थोड़े 2 दिन के बाद यह सायन सूर्य किसमें चला जाएगा, क्योंकि हम लोग किस दिन का साधन कर रहे हैं, 17 तारीख का। ये सायन सूर्य किस तारीख का है, 17 तारीख का। हम लोग जानते हैं हमेशा सायन संक्रांति, सायन संक्रांति कब होती है, हर महीना में सायन संक्रांति होती है। कब होती है, 20 अथवा 21 अथवा 22। समझ रहे हैं बात को। अरे 17 तारीख के 3 दिन के बाद क्या होगा, 20 बजेगी। तभी लगभग 20 तारीख को ये सूर्य कहां चला जाएगा, मीन राशि में। कभी कभी 19 तारीख को भी चला जाता है। इसीलिए आप
निरण सूर्य में अयनांश जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा सायन संक्रांति कब होने वाला है। समझ रहे हैं बात को? स्पष्ट सूर्य हम लोग लिए जिस तारीख का, अयनांश भी उसी तारीख का है। ये कल का है, मैं मुंह से मेरा निकल गया 17 तारीख, ये 18 तारीख का है। तो स्पष्ट सूर्य भी 18 तारीख, अयनांश भी 18 तारीख का है। ठीक है। और दैनिक गति अयनांश की जो है वो परा विपरा में है, बहुत अंतर नहीं है। एक साल में अयनांश की गति जो होता है मात्र 54 विकला बा 56 विकला है। कोई कोई 56 मानते हैं, कोई कोई 54, कोई 57 भी विकला मानते हैं। इसीलिए बहुत अंतर नहीं आता है। वार्षिक गति मतलब एक वर्ष मतलब 365 दिन में एक दिन में उसका गति नहीं के बराबर होती है, इसीलिए बहुत अंतर नहीं। समझ रहे हैं? जिसका भी हो, 17 को हो व 18 का हो, आप अयनांश सायन निरण सूर्य में अयनांश जोड़ देते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है इसके बाद कब क्या होगा, सायन संक्रांति कब होगा। 18 तारीख लगभग निश्चित रूप में 1-2 दिन में क्या हो जाएगी, सायन संक्रांति आ जाएगी। इस कारण से इससे आपको इसको थोड़ा दिमाग में भी रखना चाहिए, क्योंकि सायन निरण का भेद हमेशा क्या गलत है क्या सही है उसके जानकारी के लिए दिमाग में होना चाहिए। चलो, आपको सायन सूर्य पता चल गया, इसके बाद लग्न साधन शुरू। मैं अभी कहा था क्या, भुक्त भोग्य, 2 प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, लग्न साधन निकाल सकते हैं। भोग्य कैसे निकालेंगे, एक राशि में तो 30 अंश है, अरे 30 अंश में से भुक्त को घटा देंगे तो भोग्य आ जाएगा। इसीलिए साय तात्कालिक शायनार्कस्य भुक्त भोग्यम शशांक गुणात्, भुक्त भोग्यांश गुणात् करके वो श्लोक किस में कहते हैं, भारतीय कुंडली विज्ञान में कहा जाता है। ठीक है। अभी हम लोग भोग्य निकालेंगे। भोग्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 30 अंश में से भुक्तांश को घटाना है। अरे राशि को घटाएंगे या केवल अंश कला विकला को, केवल हम लोगों को क्या घटाना है, अंश कला विकला को घटाना है। ठीक है। 30 अंश में से घटाना है सूर्य के भुक्तांश को, 29 अंश 49 कला विकला 10 विकला है। थोड़ा गर्मी हो रही है इसलिए द्वार खोल दवा कहीं ना ताको निद मानलानी, टे पवन टे बाजुची गरम टे लगुची निद मानी। ठीक है। पहले उधार लेंगे, 60 में से 10 घटेगी 50, यहाँ बचा 59 में से 49 10, यहाँ बचा 29 में से 29 जाएगा 0। अरे भोग्य हो गया कितना, 0 10 50, 0 10 50। अभी भोग्य बहुत कम है, भोग्य क्या है, बहुत कम है। इससे आगे की गणित करने में थोड़ा सा सामान्य कठिनाई हो सकती है, नहीं भी होगा, क्योंकि भोग्य पल से हम लोगों को मतलब है। किससे, भोग्य पल से हम लोगों को मतलब है, इष्ट पल से आगे की प्रक्रिया है। अभी यह शिशु किस समय जन्म है, ना दिन में जन्म है, दिवा कब, दिन के 4:40 में। तो इसका लग्न साधन जो करेंगे भुक्त प्रक्रिया से करेंगे या भोग्य प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया, भोग्य प्रक्रिया से। क्यों, कल हम एक वृत्त समझाए थे ना कल की कक्षा में, क्या ये था उदय बिंदु, इसको हम लोग क्या समझे थे, उदय लग्न। सूर्योदय काल में यदि किसी शिशु का जन्म होता है तभी यहाँ क्या होता है, लग्न में सूर्य बैठता है। नहीं, वर्तमान के समय के लग्न क्या है, कुंभ लग्न है, कुंभ राशि में सूर्य है, इसीलिए उदय लग्न कुंभ होगा।
जैसे जैसे कुंभ राशि को पकड़ के सूर्य आगे आगे जाएगी, वैसे वैसे यहाँ कुंभ के बाद जब कुंभ राशि इधर होगा, यहाँ क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी। जब कुंभ राशि इधर हो जाएगी, कुंभ के बाद इधर आ जाएगा मीन और इधर हो जाएगा मेष। जब कुंभ राशि इस साइड में आ जाएगी, कुंभ के बाद मकर, थोड़ा सा इस साइड में, एक सॉरी कुंभ इस साइड में होगा, कुंभ के बाद ये हो जाएगा मीन, यहां आ जाएगा मेष, यहां आ जाएगा वृष। इस प्रकार क्या होता है, ये भोग्य होता है। भोग्य मतलब अग्रिम, भुक्त मतलब गत। यहां हम लोग गत राशि को देख रहे हैं या अग्रिम राशि को? अरे कुंभ के बाद मीन, मीन के बाद मेष, मेष के बाद वृष, ये सब कौन सा राशि है, अग्रिम राशि या गत राशि? अग्रिम राशि। इसलिए ये प्रक्रिया जो है, शिशु जब तक दिन में जन्म है तभी हम लोगों को लग्न साधन किस प्रक्रिया से करना चाहिए ना, भोग्य प्रकार से करना चाहिए, उससे हम लोगों को सरलता होगी। भुक्त प्रकार से करने से थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। हाँ वही तो कह रहा हूं। अरे सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, सोच लीजिए दिन के 10 बजे किसी का जन्म है, दिन के 10 बजे जन्म होगा तो सूर्य क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो ये जो लग्न बिंदु है, सूर्य ऊपर उठेगी मतलब कुंभ राशि ऊपर उठ गई, तो यहां कौन सा राशि आ जाएगा, कुंभ के बाद वाला राशि, कुंभ के बाद वाला राशि। कुंभ के बाद वाला राशि क्या होता है, मीन। जैसे 2 घंटे मतलब सोच लीजिए 6 बजे सूर्योदय हुआ, 2 घंटे मतलब 8 बजे, 8 बजे कौन सा लग्न होगा, मीन होगा। 10 बजे कौन सा लग्न होगा, मेष होगा। और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। हाँ, तो 12 बजे किसका जन्म हुआ तो कौन सा लग्न होगा, वृष लग्न। इसी तरह 14 बजे मतलब दिन के 2 बजे जन्म हुआ तो कौन सा लग्न होगा, मिथुन लग्न। 14 में 2 जोड़ दिए दिन के 4 बजे, कौन सा लग्न होगा, कर्क लग्न। तो हम लोग आगे आगे जा रहे हैं या पीछे पीछे, आगे आगे जा रहे हैं। तो अग्रिम राशि ले रहे हैं या गत राशि, अग्रिम। अग्रिम राशि को भोग्य प्रकार के लग्न साधन कहते हैं। थोड़ा सा जाओ साइंस हाँ, थोड़ा कक्षा को ही विराम देते हैं और बाकी आगे की कक्षा हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सर बुला रहे हैं इसीलिए